हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन पे बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ जो नया मैं करने जा रहा हूँ उस पे बात करेंगे। पहले एक एक करके सिलेबस पे बात करेंगे। क्या है सिलेबस, आपको 12th बोर्ड के लिए जो मैं आप लोगों के लिए क्लास आने वाले दिनों में लाने जा रहा हूँ उस पर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा देखा जाए, बिहार बोर्ड जो 12th क्लास है, जो आर्ट्स के लिए सिलेबस क्या है उस पर बात करेंगे। तो ये बड़ा सा आपको बैनर दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को फुल डिटेल में कैसे हम देखेंगे। और साथ ही साथ ये मेरा यूट्यूब चैनल है, द पाथ ब्रिज यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे और निरंतर इस क्लास से जुड़े रहेंगे। एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो ये यूट्यूब चैनल है मेरा। इसके बाद ये सिलेबस की बात करते हैं। पहले सिलेबस की जो बात करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में राजनीति में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो पहला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है। यूएन वगैरह जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में पढ़ना है। फिर वैश्विक शीत युद्ध और ध्रुवीयता का अंत के रूप में इसके बारे में पढ़ना है। फिर अमेरिका की प्रभुसत्ता और उनकी चुनौतियों के बारे में देखना है। फिर आगे बात करेंगे तो यूरोपीय संघ है, राष्ट्रमंडल है आदि जो परिचय है इसके बारे में देखना है। फिर ऐतिहासिक परमाणु वस्तु कला जो है इसके बारे में पढ़ना है। फिर दुनिया के विकासशील एवं विकसित देशों के बारे में का विभाजन कैसे हुआ, इस सब के बारे में हम लोग को देखना है जो है। इसके बाद जो बात करेंगे वैश्विक जो समस्याएं हैं, पर्यावरण की हो या आतंकवाद की हो, गरीबी की हो, इन सभी के बारे में हमको देखना है। और 8वां जो चैप्टर है आप लोगों का वो वैश्विक समझौता और उनका उन्मूलन, वैश्विक समझौता और उनका उन्मूलन। और 9वां चैप्टर है जानकारी और संचार के वैश्वीकरण, ये 9वां चैप्टर है। और ये पहले बुक पॉलिटिकल साइंस का, ये बुक का पहला जो है भाग का ये सिलेबस है। टोटल 9 चैप्टर है, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अगला देखते हैं दूसरा बुक जो है इसका, उसमें है पहला जो है संविधान के निर्माता एवं वस्तु, उनकी मुख्य विशेषताएं, संघवाद और कार्यप्रणाली। इसके बाद मौलिक अधिकार और राज्य के नीति नियंत्रण तक, जिसका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि इनकी बात तो हम लोग जो है 11th जो पढ़ोगे उसमें ही बता दिया गया है अच्छे से, लेकिन अगर हम यहाँ जो पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे। फिर भारत में कार्यपालिका और संघ और राज्य, बेसिकली जो है भारत में जो है कार्यपालिका और संघ और राज्य के बारे में बात करेंगे। फिर सांसद, विधायिका और न्यायपालिका संरचना एवं कार्य, ठीक है, इन सभी की हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो है चुनाव प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था और स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जो है एवं राजनीतिक दलों एवं प्रभाव, इनके बारे में हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है वो है भूगोल का। क्या है? भूगोल का। तो भूगोल में हम लोग बेसिकली जो है 10 चैप्टर है, इसमें भी 2 बुक हैं इनके, और इसमें भी 10 चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर है मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय, विश्व की जनसंख्या वितरण एवं जनघनत्व, जनसंख्या वृद्धि एवं जनघनत्व वृद्धि, जनसंख्या संगठन, मानव विकास, प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीयक गतिविधियाँ, तृतीयक एवं चतुर्थ गतिविधियाँ, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मानव बस्तियाँ। ये जो टोटल 10 चैप्टर है ये 12th क्लास के भाग भूगोल के भाग 1 का है। दूसरा भाग देखेंगे आप लोग। दूसरा भाग में क्या है, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इनमें टोटल 35 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से पहले भाग जो है यहाँ थोड़ा देख लेंगे कि पहले भाग में भी 35 अंक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मिला के 70 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपका। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे भाग पे। दूसरे भाग जो है जिसमें पहला है जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि और समकेन। इसके बाद प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तीसरा अगला चैप्टर है 13 जो है मानव विकास। 14वां जो है वो है मानव बस्तियाँ। 15वां चैप्टर जो है भू संसाधन और कृषि। 16वां जो है जल संसाधन। 17वां जो है खनिज ऊर्जा संसाधन। 18वां जो है निर्माण उद्योग। 19वां जो है भारत में योजना और सतत विकास। 20वां जो है परिवहन संचार। और 21वां जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और 22वां है चुने हुए मुद्दे पर भौगोलिक दृष्टिकोण। ये टोटल जो चैप्टर है वो आपका क्या है, ज्योग्राफी का चैप्टर है। बेसिकली कहा जाए तो भूगोल का चैप्टर है, जिसमें टोटल अभी बताएं हम कि टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन होगा जो आपको करने होंगे। और ये क्या आ रहा है यार, इसको थोड़ा सा हम
टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 30 नंबर का क्या मिल जाएगा, प्रैक्टिकल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है हिस्ट्री। क्या है, इतिहास। इतिहास का सिलेबस जो है 12th में काफ़ी बड़ा है, और बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इसमें भारत के भूगोल का तीनों पार्ट, जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों पार्ट का प्रॉपर नहीं लेकिन मुख्य रूप से ही इनका पूरे से परिचय करा दिया गया है। तो एक एक करके इनको देखेंगे। पहला जो है, पहला पार्ट में है पुरातत्व, प्राचीन भारत। जब आप बात करेंगे, जब इतिहास की बात करेंगे तो सबको पता है इतिहास को टोटल 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो ये प्राचीन भारत में है। पहला है ईंट, मकान, अस्थियाँ, टोटल मिला के कहा जाए तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित है। दूसरा है राजा, किसान, नगर, प्राचीन राज्यों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस पे बात करेंगे। तीसरा है बंधुत्व, जाति वर्ग, प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज कहने का मतलब अगर बात किया जाए ऋग्वेद और ऋग वैदिक काल की बात करें जाए, वैदिक काल की बात किया जाए या उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए, तो इसमें हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। विचार, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, इस पर बात करेंगे। फिर अध्याय 4 में इसमें जो है टोटल जो है ये हिस्ट्री से, इस पोर्शन से ये टोटल 3 भाग में हिस्ट्री को बांटा गया है, और इससे टोटल कितने अंक होंगे, 25 अंक के लगभग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरे पार्ट में आएंगे हिस्ट्री के, तो ये है थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ इशू है यहाँ दूसरे पार्ट में, यहाँ तो नहीं दिया गया है लेकिन हम बता देते हैं। दूसरे पार्ट जो है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन, थोड़ा सा एक मिनट समय देंगे। क्या है, मध्यकालीन भारत, इस पे बात करेंगे, जिसमें किस प्रकार अरबों का आना हुआ, किस प्रकार भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य इससे पहले, थोड़ी से पहले, मुगल साम्राज्य से पहले उसमें एक चैप्टर और है जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, फिर सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इन सभी के बारे में हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। हम लोग इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। इसके बाद आधुनिक भारत की बात करें तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत से लेकर और विस्तार तक बात करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख नेता गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू का योगदान क्या रहा भारतीय आज़ादी में, विभाजन, संविधान सभा और आज़ादी के बाद क्या क्या चुनौतियाँ रही, मतलब जब विभाजन हो गया 1947 के बाद तो क्या क्या चुनौतियाँ रहा जो हमारे देश को एकदम एकत्रित करने में, चाहे संगठन से लेके, चाहे एकत्रित से लेके, चाहे संविधान निर्माण हो, इन सभी में क्या क्या महत्वपूर्ण बात रही। तो ये सब टोटल पार्ट जो हमको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ना है, और ये सभी हमको कहाँ पढ़ना है, 12th में। कहाँ पढ़ना है, 12th में। अब हम ये सिलेबस की बात इसलिए कहें हैं आपको क्योंकि 80% ऐसे बच्चे होते हैं कि उसको अपना सिलेबस ही नहीं पता होता है कि मेरा सिलेबस क्या है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत से बच्चे से मिला हूँ और उनको इनफैक्ट आर्ट्स, एक देखो आर्ट्स जो है, आर्ट्स सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट मानते ही नहीं वो लोग। वो कहते हैं कि ठीक है मैं पढ़ लूँगा, गेस्ट पेपर आ गया, समय आ गया एग्ज़ाम का तो पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोगों के लिए क्वेश्चन का कंपाइलेशन के रूप में लाएंगे, और हर एक चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर हैं, चाहे इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे राजनीतिक शास्त्र का हो, जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर का A to Z ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि अब बचा है बहुत कम समय। इतने कम समय में थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आने वाले कुछ समय में क्या करें, पूरे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको क्या करें, सारे सिलेबसों के साथ रूबरू करा दिया जाए और सारे सिलेबसों से जितनी भी जानकारी है आपको दे दिया जाए। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 50% क्या है, ऑब्जेक्टिव पे निर्भर करेगा। क्या है, 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। और जब 50% किसी भी चीज़ का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहता है तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो आधा समय आपका बीत गया। अब बचा जो समय है उसी समय में आपके लिए जो भी करना है उसी समय करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास भी थोड़ा टाइम का अभाव है, इसलिए क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज
क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को लेके चलेंगे और धीरे धीरे जब तक आपका एग्जाम क्लियर, जब तक आपका बोर्ड होता है तब तक क्या करें, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब बात आती है कि ये अब क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो भैया ये क्लास जो स्टार्ट होगी वो देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कमिंग सून। अब ये बात इसलिए लिखा है, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। अब ये जो क्लास है तुरंत तो क्लास आपके पास आ नहीं सकता। अब यहाँ जो अभी हम जो क्लास ले रहे हैं वो पटना का स्टूडियो है, यहाँ से ले रहे हैं क्लास, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा इन सब चीज़ों का थोड़ा सा अभाव है। तो जैसे ही थोड़ा सा ये सब चीज़ों से जैसे ही क्लियर होता है वैसे ही आपका क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी फिक्स नहीं है कि ये क्लास कब से स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट होगा, इस बात की गारंटी है। और पूरे ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। स्टॉप हो गया उसको एक बार